हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे सीबीएसई की तरफ से जो सैम्पल पेपर आया है 23-24 के जो एग्ज़ाम होने हैं 10th क्लास के, उनके लिए उन्होंने जो सैम्पल पेपर पब्लिश किया है जो कि मार्च में किया था, उसका सॉल्यूशन करेंगे। आज हम एमसीक्यू करवाऊंगा मैं आपको थोड़े से, मे बी पहले 10 तक अगर हो पाएगा तो वो मैं आपको करवा देता हूँ इसमें। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें उन्होंने क्या दिया हुआ है, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटर्न एज ए इज इक्वल टू क्या है, ए का क्यूब, एक्स का क्यूब और वाई का स्क्वायर, और जो बी है वो एक्स वाई का क्यूब है। यहाँ पे एक्स एंड वाई जो हैं वो क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। देन द रिजल्ट बाय ऑब्टेनिंग द प्रोडक्ट ऑफ देयर द पॉजिटिव इंटीजर्स बाय द एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज, मीन्स हमने करना क्या है, ए एंड बी की जो प्रोडक्ट है उसको एलसीएम से डिवाइड करना है, तब जो रिजल्ट आएगा वो हमारा इसमें से आंसर बनेगा। तो अभी एक तो ए एंड बी की प्रोडक्ट चाहिए हमको, तो ए एंड बी की हमें एक प्रोडक्ट चाहिए और एक और हमें क्या चाहिए, एलसीएम। तो ए इंटू बी अगर आप करोगे, ए की वैल्यू क्या है, एक्स का क्यूब है और वाई का स्क्वायर है, और बी की वैल्यू क्या है, एक्स वाई का क्यूब। तो अगर आप एक्सपोनेंट्स देखोगे, इसमें एक्स की क्यूब है, इसमें एक्स की 1 है, तो मीन्स मल्टीप्लाई होकर एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और वाई का 2 पावर इस तरफ है, 3 पावर इस तरफ है, तो मीन्स वाई की 5 हो जाएगी। तो ये तो ए एंड बी की प्रोडक्ट हो गई। फिर हम करेंगे एलसीएम। अभी एलसीएम अगर आप देखोगे दोनों में एक्स एंड वाई तो आ ही रहे हैं, तो एलसीएम में हमने क्या करना होता है, बड़े वाली एक्सपोनेंट उठानी होती है। जैसे एक्स की एक में क्यूब है, एक में एक्स की पावर 1 है, तो हम बड़े वाली जो एक्सपोनेंट है एक्स की, मीन्स एक्स का क्यूब उठाएंगे एलसीएम के लिए। एसएफ के लिए छोटी वाली उठानी होती है, और वाई का एक में स्क्वायर है, एक में क्यूब है, तो वाई का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। अभी हमें चाहिए क्या, a इंटू बी को डिवाइड हमने किससे करना है, एलसीएम से करना है। तो a इंटू बी की जो वैल्यू आई थी हमारे पास, वो आई थी x की 4 y की पावर 5, इसको डिवाइड हमने एलसीएम से करना है, मीन्स एक्स क्यूब वाई क्यूब से करना है। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो जो एक्सपोनेंट्स होती हैं सेम, जो इनके बेस होते हैं वो डिवाइड क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो x की 4 एक्स की क्यूब है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो x की पावर 1 बचेगा, और ऐसे ही y की 5 है, y का क्यूब है, तो y की पावर कितनी बचेगी, 2 बचेगी। तो एक्स वाई स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो बी पार्ट इसका यही वाला ऑप्शन है, मीन्स बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें उन्होंने क्या दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल है हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसके हमने जीरोज एक तो बताने कितने हैं, अगर एक ही जीरो है तो वो 3 है कि 4 है, वो हमने बताने हैं। तो अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में हमारे पास पॉलिनोमियल है, तो उसकी जो नंबर ऑफ जीरोज है हमने कैसे देखनी होती है, वो हमने देखनी होती है, जो भी वहाँ पे कर्व बनी है, लाइन बनी है, जब कुछ भी मीन्स वहाँ पे ड्रा हुआ है जो लाइन कर्व ऐसे कुछ भी, वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और किन किन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये एक्स को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मीन्स इसकी एक ही जीरो है, और वो जो पॉइंट है जहाँ पे ये कट कर रहा है वो 3,0 है, मीन्स वहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 है। तो इट मीन्स इसकी एक ही जीरो है, और वो जो जीरो है वो कौन है, 3 है। तो इसका भी बी पार्ट ही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। और जो थर्ड है उसमें उन्होंने क्या लिखा, द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अभी देखो दो लाइंस जो उन्होंने बना के दिखाई हुई हैं वो नॉन इंटरसेक्टिंग है, मीन्स पैरेलल लाइंस है। अभी पैरेलल लाइंस की कंडीशन कौन सी होती है, ये आपने पढ़ा होगा थर्ड चैप्टर में, कि पैरेलल लाइंस कब होती हैं, जब ये रेशोज जो हैं उनमें कौन सा ये बनना चाहिए, रिलेशन बनना चाहिए, पहली दोनों रेशोज सेम आनी चाहिए, और जो थर्ड वाली रेशो है वो सेम नहीं आनी चाहिए। तो इसका भी बी पार्ट ही आंसर बनेगा। मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब जाके हमारे पास जो दो लाइंस हैं वो पैरेलल लाइंस आ जाती है। तो तीनों के ही हमारे बी पार्ट इनके आंसर आ गए हैं। अभी हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें उन्होंने क्या बोला है, द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके हमने नेचर ऑफ रूट्स बताना है कि इसके पहली बात तो इसके रूट्स जो हैं वो
कैसे होंगे, क्या वो रियल होंगे कि नहीं होंगे, अगर रियल होंगे तो क्या वो डिस्टिंक्ट होंगे या इक्वल होंगे। तो पहले उसके लिए हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी डिस्क्रिमिनेंट का सिंबल है, या डी से हम इसको डिनोट करते हैं। अभी बी इसमें क्या होता है, बी होता है इसमें x का कोफिशिएंट जो कि -6 है। तो b का स्क्वायर है मीन्स -6 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 एज इट इज। फिर a की वैल्यू क्या होती है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 9 है। फिर आता है c होती है इसमें कांस्टेंट टर्म जो कि -2 है। तो अभी -6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आ जाएगा। पहली बात तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, मीन्स मल्टीप्लाई होके ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि 2 बार माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो वो प्लस का साइन बन जाएगा। ये 4 9 36 और 36 को आगे आप 2 से करोगे तो 72, और इन दोनों को जब आप ऐड कर लोगे तो 108 आ गया। अभी 108 आ गया, ये ग्रेटर देन 0 आ गया। जब भी डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 होता है तो उसके दोनों जो रूट्स हैं वो रियल भी होते हैं और वो डिस्टिंक्ट भी होते हैं, मतलब दोनों अलग अलग होते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होते हैं। अगर हमारा डी 0 आ जाता फिर हमारे रियल एंड इक्वल रूट्स आने थे। अगर हमारा डी नेगेटिव आ जाता मीन्स लेस देन 0 आ जाता, तब हमारा नो रियल रूट्स आना था। तो अभी इसमें क्योंकि पॉजिटिव आया है, ग्रेटर देन 0 आया है, तो हमारे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे और रियल रूट्स होंगे, मतलब इसका जो सी पार्ट है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी जो 5th क्वेश्चन है आपका, उसमें उन्होंने क्या बोला कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 APs हैं जिनके सेम कॉमन डिफरेंस है, मीन्स दोनों के लिए कॉमन डिफरेंस सेम है। जो पहली AP है उसकी फर्स्ट टर्म -1 है, मीन्स अगर आप उसको स्मॉलर ए ले लेते हो तो वो -1 है। दूसरे वाली जो AP है उसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं कैपिटल ए ले लेता हूँ, वो -8 है। डी क्योंकि सेम है तो हमने जो T4 है उनका डिफरेंस निकालना है, मतलब 4th टर्म्स का हमने दोनों में से डिफरेंस निकालना है। तो अगर आप देखोगे ये a + 3d हो जाएगा, और इस तरफ मैंने कैपिटल T ले लिया T4। ये कहाँ कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव ये ग्रेटर वाला a और प्लस में 3d, मीन्स an वाला हमने जो फार्मूला है वो अप्लाई किया। an का फार्मूला क्या होता है, मीन्स nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला जो है, tn भी लिख सकते हो an भी लिख सकते हो, वो होता है a + n-1 ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर आता है हमारा d। वही हमने यहाँ पे n की वैल्यू 4 पुट कर दी है तो इसीलिए वो 3d आया। तो इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो -1 + 3d आ गई। और इस तरफ अगर आप देखोगे ये वाले मतलब दूसरी जो AP है उसकी जो 4th टर्म है वो हमारा क्या आ गया, -8 + 3d। अभी हमने दोनों का डिफरेंस निकालना है, मतलब इस वाली मतलब पहले वाली AP की 4th टर्म में से दूसरे वाली AP की 4th टर्म जो है वो माइनस कर रही है। तो -1 + 3d, फिर माइनस का साइन क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -8 + 3d। तो अभी -1 + 3d एज इट इज, ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 8 हो गया, देन माइनस का 3d हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। अभी माइनस का 1 और प्लस का 8 हमारे पास बचे हैं। तो अगर आप क्योंकि दोनों उल्टे साइन है तो इनको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करके 7 आएगा, और बड़े वाला साइन लगता है तो बड़ी वैल्यू यहाँ पे 8 है जो कि पॉजिटिव है, तो मीन्स +7 इसका आंसर आ जाएगा, मीन्स सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसमें उन्होंने क्या बोला हुआ है, व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, -3 एंड 5, 6 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ये 2 पॉइंट उन्होंने दे रखे हैं, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो हमारे x एक्सिस को किस रेशियो में, मीन्स x एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो हमने यहाँ पे पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ी डायग्राम इसकी बना के दिखा देता हूँ, वैसे ही मीन्स ग्राफ डायग्राम। ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया इसका, क्योंकि एक पॉइंट हमारा कितना है 5, 6 है, और दूसरा पॉइंट हमारा 2, -3 है, मीन्स 4th क्वाड्रेंट में जाएगा। ये हमारा वो पॉइंट है, क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट है तो x, 0 हो जाएगा। तो अब इसकी जो रेशो है, हम रेशो को क्या करेंगे, रेशो को हम सपोज कर लेंगे।
रेशो को हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि जो रेशो है इसकी वो k/1 है, क्योंकि k रेशो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो लेट द रेशो बी k/1। k/1 हमने जब इसको लेट किया तो अभी इसमें हमारे पास वैल्यू किसकी अवेलेबल है, y की, मतलब ऑर्डिनेट की वैल्यू अवेलेबल है हमारी। x की वैल्यू हमें नहीं पता कितनी है कि x एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वो तो हमें पता नहीं। पर x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसका जो ऑर्डिनेट होता है वो तो 0 होता ही है, वो तो कन्फर्म ही है। तो इसीलिए हमें कौन सी वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है। तो हम सेक्शन फार्मूला y वाला अप्लाई करेंगे। वो क्या होता है हमारा, m1 x2 होता है, m1 x2, फिर प्लस में क्या होता है m2 x1, अपॉन में क्या होता है m1 और m2 का सम। तो अभी y तो वो पॉइंट होता है, y तो उस पॉइंट का ऑर्डिनेट है जो उसको डिवाइड कर रहा है, वो 0 है। अभी m1 हमारा k है, रेशो में से मीन्स पहले वाली जो चीज़ होती है वो हमारा क्या होता है, इसमें k होता है। और x2 क्या है, दूसरे पॉइंट का ऑर्डिनेट। दूसरा पॉइंट मीन जो हमने बाद में दिया हुआ है, तो वो क्या है 6 है, तो वो यहाँ पे 6 पुट हो जाएगा। प्लस m2 की वैल्यू बाद वाली रेशो जो होती है जो कि 1 है, जहाँ पे हमारी जो सपोजिशन है एजम्पशन के अकॉर्डिंगली। और x1 मीन्स जो पहला पॉइंट है उसका ऑर्डिनेट जो कि -3 है, अपॉन में ये k+1, क्योंकि एक k है और एक 1 है तो मीन्स k+1 हो जाएगा। अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये k+1 0 से जाके उस तरफ जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रह जाएगा। 6 को k से करोगे तो 6k, और -3 को 1 से करोगे तो -3। ये -3 इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 6k। फिर वो जो 6 है वो इस तरफ जाके डिवाइड कर देगा, इज इक्वल टू k। कैंसिल करोगे तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/2 आ गई। जब भी हम k/1 लेट करते हैं तो जो भी k की वैल्यू आ जाती है वही हमारा इसमें क्या होता है, वही रेशो बन जाती है इसकी। तो हमारी रेशो क्या बन गई, 1/2 बन गई। तो रिक्वायर्ड रेशो जो है वो हो गई 1/2। तो ये वाली ऑप्शन अगर आप उसमें देखोगे तो वो ऑप्शन ए है, मीन्स ए जो ऑप्शन है इज करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि पहली ही ऑप्शन है जो उन्होंने दी हुई है हमें 1/2। मैं इस तरफ आपको दिखा भी देता हूँ, ये पहली ही इसमें है जो 1/2 उन्होंने 2 दी हुई। तो अभी जो इसका 7th क्वेश्चन है वो क्या है, अ पॉइंट x, y इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। एक पॉइंट है जो कि ओरिजिन से कितना है, 5 यूनिट्स अवे है। अभी 5 यूनिट्स अवे है, हाउ मैनी सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे हमारे कितने जो पॉइंट्स है वो आ सकते हैं जिनका डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से कितना हो, 5 यूनिट्स हो। अभी देखो थर्ड क्वाड्रेंट में उन्होंने बोला है, थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे बहुत से पॉइंट्स होंगे जिनका डिस्टेंस इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब 4 जो इन्होंने दिया हुआ है हमें डिस्टेंस, जो कि कितना दिया हुआ है, 5 यूनिट्स दिया हुआ है, 5 यूनिट्स ही होगा। तो देखो यहाँ पे हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन है मीन्स 0,0 है। आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके भी वहाँ पे देख सकते हो, इज इक्वल टू 5 जब आप रखोगे तो वो x² + y² ऐसे आ जाएगा। तो देखो मैं आपको थोड़ा करके दिखा देता हूँ, चलो ज़्यादा फिर आपको नहीं तो कन्फ्यूजन होगी। वो पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिनका डिस्टेंस इससे 5 यूनिट्स हो। तो अभी चलो हम जो पॉइंट है उसको x, y मान लिया। मान लो ये वाला पॉइंट है वो हो गया x, y, और ये तो 0 है ही, तो ये डिस्टेंस हो गया इनका। ये हमने इसको a मान लिया, ये मान लिया b। तो अभी अगर आप इस पे जो डिस्टेंस फार्मूला है वो अप्लाई करोगे, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वो होता है x2 - x1। अभी x2 इसमें क्या है, x है, माइनस x1 वो 0 है उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस में y2 जो कि y है, फिर माइनस y1 जो कि 0 है अगेन, ये हमारा रूट में होता है। ये उन्होंने 5 दे रखा है, इसको अगर आप करोगे तो ये x का स्क्वायर ही आएगा,
इसको करोगे तो ये y का स्क्वायर ही आएगा, और दोनों तरफ जब स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अभी इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो इट मीन्स इसका जो आंसर आएगा आपका वो कौन सा आएगा, वो आएगा इनफाइनाइटली मैनी। मीन्स ऐसी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से 5 यूनिट्स होगा। मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका जो डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी वाला। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अभी अगर आप देखोगे एट्थ क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई जो है वो ए बी के पैरेलल है। डी ई अगर ए बी के पैरेलल है तो इट मीन्स हमारे पास जो ये वाला एंगल है, मान लो इसको एंगल 1 मान लिया, वो एंगल ए के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे जो एंगल डी है, जो एंगल 1 है, वो हो जाएगा हमारा एंगल ए के इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे ही आप इस तरफ जो ई वाला है उसको भी आप कोई ना कोई एंगल मान सकते हो। मतलब एंगल 2 जो है वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। ये भी क्यों हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि वो लाइंस उन्होंने पैरेलल दे दी। दूसरी जो हमारी छोटी ट्रायंगल है, मीन्स ट्रायंगल सी डी ई, वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल किसके, सी ए बी के। तो अगर आप इन पे ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम रेशो में होंगी। तो अगर वो सेम रेशो में होंगी तो मीन्स डी ई के अपॉन में ए बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, जो सी ई है उसके अपॉन में पूरा सी बी आ जाएगा। तो अभी जो डी ई है वो उन्होंने हमें दे रखा है x, जो ए बी है वो a दे रखा है, जो सी ई है, जो ई सी है वो c दे रखा है, और जो बी सी है देखो वो इसको और इसको, इन दोनों को ऐड करके बनेगा। मतलब ई सी और बी ई को ऐड करके बनेगा। ई सी इसमें c है और दूसरा b है, तो मीन्स b प्लस c हो गया। तो वहाँ से अगर आप देखोगे x की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो x इज इक्वल टू ए उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ए सी अपॉन में b प्लस c। तो मतलब जो इसका हमारे पास बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हम देखते हैं नाइन्थ पार्ट इसका। इफ O is the center of a circle and chord PQ makes an angle 50 डिग्री with the tangent PR, मतलब 50 डिग्री यहाँ पे बन रहा है हमारा। अगर ये 50 डिग्री बन रहा है तो आपको ध्यान में होगा कि जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। मतलब ये सारा हमारा एंगल हो गया 90 डिग्री। मीन्स एंगल जो हमारा OPR है वो 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपकी थ्योरम है 10.1 NCERT की बुक में कि जो टेंजेंट होती है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर आप रेडियस लगाते हो तो उसके परपेंडिकुलर होती है। तो पूरा 90 है, उस तरह वाला 50 है, तो हमारा ये वाला जो एंगल बचेगा, मतलब मान लो मैंने इसको एंगल 1 मान लिया, तो जो एंगल 1 है वो कितना रह जाएगा, एंगल 1 हमारा 90 में से 50 माइनस करके आ जाएगा 40। तो अभी अगर आप देखोगे OP और OQ दोनों तो इक्वल ही होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों रेडियई हैं। रेडियई ऑफ ए सर्कल वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई एक ट्रायंगल की तो उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल ही हो जाते हैं। मतलब जो एंगल 2 है वो एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा, मतलब एंगल 2 जो है वो भी 40 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद जब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे ट्रायंगल POQ पे, दो 40 डिग्री के हैं, पूरा सम इनका 180 होता है। तो जब आप वो दूसरी तरफ जाके माइनस करोगे तो जो एंगल POQ है, मीन्स जो PQ ने सेंटर पे एंगल सबटेंड किया वो कौन सा किया, POQ वाला, वो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। तो मतलब इसका भी हमारा जो बी पार्ट है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन, आज हम 10th क्वेश्चन तक करेंगे, फिर मैं दूसरी वीडियो में आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। तो इसमें क्या है, उन्होंने दिया हुआ है कि PQRS एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, उसको वो सर्कमस्क्राइब कर रही है किसी सर्कल को, वो सर्कमस्क्राइब कर रही है। तो मैं यहाँ पे उसकी डायग्राम आपको थोड़ी रफ डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। मान लो ये हमारा सर्कल हो गया, यहाँ पे
सर्कमस्क्राइब कर रही है तो मीन्स सारे के सारे जो इसके साइड्स हैं वो कहीं ना कहीं उसको क्या करेंगे, टच करेंगे। यहाँ पे मान लो P हो गया, ये Q हो गया, ये मान लो R हो गया और ये हो गया S। तो अभी उन्होंने हमें दिया क्या हुआ है, उन्होंने यहाँ पे हमें कुछ जो साइड्स हैं वो दे रखी हैं। जो PQ है वो 12 है, जो QR है वो 15 है, जो RS है वो 14 है, SP हमने फाइंड करनी है। मतलब 3 साइड्स हमें अवेलेबल हैं और 4th वाली हमने फाइंड करनी है। ये वाली सारी साइड हमें कितनी दे रखी है, 12। ये कितनी दे रखी है, 15। ये हमने फाइंड करनी है PS वाली, तो इसको आप X मान लो या PS भी रख लो तो भी कोई बात नहीं। ये 14 है। तो आपने ना क्वेश्चन किया होगा NCERT की बुक में कि जब एक क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करती है तो उसके जो अपोजिट साइड्स का सम होता है ना, 2 अपोजिट साइड्स का, मतलब जैसे जो PQ प्लस में RS वो इज इक्वल टू किसके होगा, बाकी दोनों साइड्स के सम के इक्वल होगा, मतलब PS एंड QR। ये आपका क्वेश्चन है, आपकी NCERT की बुक में है, 8th क्वेश्चन है, उसमें आपने ऐसे सारा प्रूव करके उसमें दिखाया हुआ। तो अभी PQ हमें 12 दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू हमने 12 पुट कर दी। RS हमारे पास 14 है। PS को आप PS भी रख सकते हो, X भी अगर X माना हुआ है तो X भी लिख सकते हो। ये 15 है। अभी इनको ऐड करोगे तो 26 आ जाएगा, इज इक्वल टू PS प्लस 15। तो PS हमने फाइंड करना है, वो 15 इस तरफ आके हो जाएगा माइनस, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू में हमारे पास क्या बचेगा, PS, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अभी ये 26 में से अगर आप 15 माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा, 11 रह जाएगा। तो इट मीन्स जो PS है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 11 सेंटीमीटर आ गई। तो वहाँ से आप देख लो कि 11 सेंटीमीटर वाला इसमें कौन सा ऑप्शन है, वो हमारा इसका D ऑप्शन है। अगर आप इसमें देखोगे तो D ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। मैं पिछले पेज पे आपको दिखा भी देता हूँ, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका D ऑप्शन, जो कि 11 सेंटीमीटर है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आया, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे आपके लाइक एंड सब्सक्रिप्शन से, और हम आपके लिए और भी वीडियोज़ बनाते रहें। और होपफुली जल्दी ही मैं आपके लिए जो नेक्स्ट 10 MCQs हैं इसके CBSE के सैम्पल पेपर के, वो भी लेके आऊँगा सॉल्व करके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम करेंगे CBSE सैम्पल पेपर जो 23-24 के लिए आया है CBSE की तरफ से। उसके पहले 10 क्वेश्चंस जो हैं MCQ वो मैंने पहली वीडियो में आपको करवा दिए थे। तो अभी हम करेंगे 11 से लेके 20 तक जो क्वेश्चंस हैं उनका सोल्यूशन। तो 11th क्वेश्चन जो है, उन्होंने साइन की वैल्यू हमें दे रखी है A/B, हमने कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आपको इनकी जो रिलेशन है या इनकी जो प्रॉपर्टी है, फार्मूला है, वो अगर ध्यान में हो तो वो क्या होता है, इनका रिलेशन क्या होता है, साइन का स्क्वायर प्लस में कॉस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1। तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन की वैल्यू है A/B, क्योंकि साइन का स्क्वायर है तो A/B का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कॉस स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा तो वहीं पे रह जाएगा, क्योंकि उसकी तो हमें वैल्यू निकालनी है कॉस थीटा की। तो 1, ये A²/B² जो है वो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, A² माइनस B²। तो कॉस स्क्वायर थीटा अगेन इज इक्वल टू, जब आप इनका एलसीएम ले लोगे तो वो क्या आ जाएगा, नीचे B² एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर वो 1 है। तो B² 1 से मल्टीप्लाई होगा तो B² माइनस A²। तो वहाँ से जब हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब इस तरफ से स्क्वायर ख़त्म करेंगे, तो उस तरफ जाके वो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा।
तो रूट में आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में आ गया बी स्क्वायर। तो ऊपर तो क्योंकि उनमें विचकार में माइनस का साइन है, मीन्स कोई आइडेंटिटी हमारी होल स्क्वायर वाली नहीं बन रही, तो वो रूट में ही रह जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पर नीचे ओनली बी स्क्वायर है, उसका रूट है, तो रूट खत्म होके वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो अभी ये वाला आंसर अगर आप मैच करोगे तो कौन सा है हमारा, इसमें से सी ऑप्शन है, मीन्स सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा 11th क्वेश्चन। तो अभी हम देखेंगे 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में उन्होंने हमें दे रखा है सेक प्लस टेन। इनको हम क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज कर देंगे। जो सेक होता है वो हमारा होता है 1/cos, जो टेन है वो होता है साइन बाय कॉस। और दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास 1 माइनस साइन है, उसको एज इट इज लिख लेंगे। तो अभी ये पहली ब्रैकेट का अगर आप एलसीएम लोगे तो वो आ जाएगा कॉस ए, और क्योंकि दोनों के नीचे ऑलरेडी पहले से कॉस है तो ऊपर कुछ चेंज नहीं होगा, मीन्स 1 प्लस साइन ए एज इट इज आ जाएगा। और दूसरी ब्रैकेट सारी की सारी एज इट इज 1 माइनस साइन ए। तो अभी ऊपर जो न्यूमिनेटर में हैं दोनों, उनको अगर आप देखोगे ये ए प्लस बी, ये हो गया ए माइनस बी। तो वो इक्वल टू किसके होता है, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। वो हमने आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर दी और नीचे हमारे पास आ गया कॉस। तो अभी जो ये एक तरह से 1 माइनस साइन स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, अपॉन में हमारे पास कॉस ए एज इट इज। 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, वो होती है कॉस का स्क्वायर, अपॉन में भी कॉस ए है। तो कॉस स्क्वायर को जब आप कॉस से डिवाइड कर लोगे तो हमारा जो इसका आंसर है वो क्या बचेगा, वो कॉस ए बचेगा, जो कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 13th क्वेश्चन। इसमें उन्होंने क्या बोला है, अब पोल की जो हाइट है वो 6 मीटर है और वो जो शेडो कास्ट करता है वो करता है 2√3। तो हमने सन का एलिवेशन मीन्स एक तरह से एंगल फाइंड करना है हमने। तो वहाँ पे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम आपको इसकी बना के दिखा देता हूँ। ऐसे मान लो कोई ये पोल है और ये होगी उसकी शेडो। तो इसमें ये ए है, ये बी है। ए बी हमारा क्या है, हाइट ऑफ पोल है, बी सी उसकी शेडो। ये 6 मीटर दे रखा है उन्होंने, ये उन्होंने दे रखा था 2√3। ये वाला एंगल एक तरह से हमने फाइंड करना है। यहाँ पे एक बार दोबारा आप क्वेश्चन देख लो। उन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो पोल है उसकी हाइट जो है 6 मीटर है और शेडो है 2√3। तो वो वहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें अप्लाई कर दी। ये 6 मीटर हाइट होगी, उसकी शेडो होगी 2√3 मीटर। तो ये वाला हमने फाइंड करना है एंगल। हमें देखो पता क्या है, हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, मतलब ए बी अपॉन में बी सी। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, वो होता है tan थीटा होता है। ये 6 है, ये हमारा 2√3 है, इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये 2 से कैंसिल करोगे 3 आ जाएगा, 3/√3। या तो आप रैशनलाइज कर लो, या फिर उसको जो ऊपर हमारा 3 है उसको ब्रेक कर दो, √3 इंटू √3, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 3 आता है। अपॉन इज इक्वल टू में हमारे पास tan थीटा है ही, एक हमारा √3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, √3 इज इक्वल टू tan थीटा। तो अगर आप देखोगे √3 जो है वो tan की वैल्यू कहाँ पे होती है, वो होती है 60 डिग्री पे। तो tan 60 डिग्री हो गया यहाँ पे √3 की जगह पे, उसकी जिसकी ये वैल्यू होती है, इज इक्वल टू tan थीटा। तो इट मीन्स थीटा कितना आ गया हमारा, 60 डिग्री आ गया। तो 60 डिग्री वाली हमारी इसमें ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन ए है। तो यहाँ पे हम किसको टिक कर देंगे, मीन्स कौन सा आंसर लिख देंगे, ऑप्शन ए, जो कि 60 डिग्री है। अभी इसका जो
14th क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने क्या बोला हुआ है, इफ़ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। किसी सर्कल का एरिया और उसका पेरीमीटर न्यूमेरिकली उनकी जो वैल्यू है वो इक्वल है, तो हमने रेडियस फाइंड करना है। मतलब एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का अगर आप फार्मूला देखोगे तो वो होता है पाई आर का स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस का मीन्स पेरीमीटर का होता है 2 पाई आर। तो इसको ना हम पाई आर इंटू आर लिख लेंगे, ब्रेक कर लिया हमने, इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये वाला पाई आर नीचे चला जाएगा और पाई आर से पाई आर कैंसल, इज इक्वल टू बचा के हमारे पास 2 बच गया। तो मीन्स आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मीन जो रेडियस हमने फाइंड करना है उस सर्कल का जिसका एरिया एंड पेरीमीटर दोनों इक्वल हैं, वो हमारे पास आ गया 2 यूनिट्स, जो कि इसका ए ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। और अभी हम चलते हैं 15th नंबर क्वेश्चन पे। 15th नंबर क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया हुआ है, इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड ए न्यू सर्कुलर पार्क इक्वल टू इन एरिया टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर पार्क्स ऑफ डायमीटर्स 16 मीटर एंड 12 मीटर इन ए लोकेलिटी। किसी लोकेलिटी में 2 सर्कल्स हैं जिनके डायमीटर 16 एंड कितने हैं, 12 है। मीन्स एक तरह से हमारे पास जो D1 है, मीन्स पहले का डायमीटर वो 16 है, तो वहाँ से अगर आप R1 निकालोगे ऑब्वियसली इसका हाफ हो जाएगा, मीन्स 8 हो जाएगा। और दूसरे का डायमीटर उन्होंने दे रखा है 12, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अभी बड़े वाला एक हमने सर्कल बनाना है, इन दोनों के एरिया के इक्वल उसका अकेले का एरिया है, तो मीन्स उसका अकेले का एरिया इज इक्वल टू इन दोनों के एरिया का सम। फार्मूला आपको पता ही है कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो वो सारा हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, इनमें से पाई अगर आप कॉमन निकालोगे तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो R1 हमारा कितना है, 8 है, और ये कितना है, 6 है। तो R कैपिटल R का स्क्वायर जो कि हमने फाइंड करना है यहाँ पे 64 प्लस में 36 जो कि 100 हो जाएगा। और 100 यहाँ से जब आप R का स्क्वायर ख़त्म करोगे तो उस तरफ रूट हो जाएगा, और 100 का रूट कितना होता है, 10 मीटर होता है, मीन्स 10 होता है। तो हमारा जो रेडियस है बड़े वाले सर्कल का, जो बड़े वाले पार्क का, मीन्स एक तरह से वो कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर। अभी 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला, देयर इज ए स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2A। ये जो स्क्वायर बोर्ड उन्होंने दे रखा है उसकी साइड जो है वो 2A है, सर्कमस्क्राइबिंग ए रेड सर्कल, एक रेड सर्कल को वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है। जयदेव इज आस्क्ड टू कीप ए डॉट ऑन द अबव सेड बोर्ड, उस बोर्ड पे उन्होंने डॉट लगाने के लिए बोला है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप्स द डॉट ऑन द शेडेड पोर्शन इज, शेडेड पोर्शन मीन्स ये वाला जो सर्कल को छोड़ के है उस पे लगाने के उसके क्या चांसेस हैं, ये हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, उसके लिए शेडेड पोर्शन का एरिया हमें फाइंड करना पड़ेगा, और पूरे स्क्वायर का एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा। पहले तो स्क्वायर का एरिया आप निकालोगे, अगर एरिया ऑफ स्क्वायर वो साइड इंटू साइड होता है, तो वो आपका 2A इंटू 2A मीन्स एक तरह से 4A स्क्वायर हो गया। तो अभी हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि माइनस करके ही हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया आएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल पिछले क्वेश्चन में भी हमने फार्मूला अप्लाई किया था, क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर, पाई एज इट इज। अब इसमें रेडियस क्या बनेगा, जो 2A है मीन जो साइड है वो डायमीटर बन जाएगा। तो एरिया के लिए हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ती है, तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, मतलब A हो जाएगा, मतलब A का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन है,
एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन जो है, या शेडेड रीजन जो है, वो क्या हो जाएगा, पूरे स्क्वायर के एरिया में से, मीन्स 4 स्क्वायर में से हमने क्या माइनस कर देना है, ये पाई ए का स्क्वायर, ये हमने माइनस कर देना है। तो इसमें से आप ए स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, तो ब्रैकेट में हमारे पास 4 माइनस पाई बचेगा। तो अभी हमें तो प्रोबेबिलिटी चाहिए कि वो जो डॉट है वो कहाँ पे जाके हिट करे, शेडेड पोर्शन पे, मीन्स सर्कल को छोड़ के वाले। तो ये उसका क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम हो गई, ये वाला एरिया उसका फेवरेबल आउटकम हो गई जो उसका एरिया है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 4 माइनस पाई, और अपॉन में पूरा एरिया मतलब स्क्वायर का एरिया जो कि 4a स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हो जाएगा कैंसल, मतलब बचा क्या, 4 माइनस पाई अपॉन में 4, जो कि इसका कौन सा ऑप्शन है, इसमें बी ऑप्शन है हमारा, 4 माइनस पाई अपॉन में 4। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हमने क्या करना है, 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में क्या है, 2 cards of hearts and 4 cards of spade are missing from a pack of 52 cards। 52 cards के एक पैक में से हमारा 2 कार्ड्स तो हर्ट के और 4 कार्ड्स हमारे स्पेड्स के मिसिंग है। तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, इनमें से ये 6 कार्ड्स, 2 कार्ड ये वाले, 4 कार्ड ये वाले, 6 कार्ड्स उसमें से मिसिंग है। तो अभी हमारे पास जो टोटल कार्ड्स अवेलेबल हैं वो इनको माइनस करके मीन्स 46 आ जाएंगे। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक, जो बाकी बच गया पैक मीन्स 46 कार्ड जो बचे उनमें से एक कार्ड निकाला गया। वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड उसमें से आने के क्या चांसेस है। पहली बात तो ब्लैक कार्ड जो टोटल होते हैं ना, वो कितने होते हैं, टोटल ब्लैक कार्ड्स हमारे पास होते हैं कितने, वो होते हैं 26। 26 में से वो जो उन्होंने ये वाले तो निकाल दिए, तो मतलब गुम हो गए। कौन से गुम हो गए, स्पेड वाले। स्पेड वाले कितने गुम हो गए, 4 गुम हो गए। 4 अगर गुम हो गए हैं तो 26 में से 4 माइनस करोगे तो कितना रह जाएगा, 22 रह जाएंगे हमारे पास ब्लैक कार्ड्स। और जो टोटल कार्ड्स है ना, टोटल कार्ड्स होते हैं 52, बट उनमें से 6 हो गए लॉस। 4 ये ब्लैक वाले मतलब स्पेड वाले, और 2 दूसरे हर्ट वाले हो गए थे। तो मीन्स अभी टोटल अवेलेबल कितने रह गए, 46। तो ब्लैक कार्ड आने की जो चांसेस है, मीन्स प्रोबेबिलिटी है, ये फेवरेबल आउटकम, ये टोटल आउटकम्स मीन्स 22/46। इसको कैंसिल कर सकते हो 11/23। बट अगर आप ऑप्शन में देखोगे, ऑप्शन में हमारे पास 11/23 नहीं है, और हमारे पास ऑप्शन में क्या अवेलेबल है, 22/46 अवेलेबल है। तो मीन्स बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हमने देखना है 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला, द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज। इस डिस्ट्रीब्यूशन में से जो हमारा मॉडल क्लास बनेगा उसकी जो अपर लिमिट है वो कितनी होगी, ये हमने फाइंड करना है। तो अगर देखोगे यहाँ पे बिलो 140 है, फिर बिलो 145 है। तो पहले तो अगर आप उनके इंटरवल्स बनाओगे, क्लास इंटरवल्स अगर आप उसके बना के देखोगे, मीन्स CI क्लास इंटरवल्स आप बनाओगे अगर, पहला तो एक तरह से 0 से 140 हो जाएगा, या फिर वो आप 135 से 140 बना सकते हो। वो डिपेंड करता है, अगर उन्होंने बताया हो कि इससे छोटी हाइट नहीं है तो वहाँ से ले सकते हो, अदरवाइज आप 0 से एक तरह से 140 ही लोगे। फिर आपका 140 से 145 आ जाएगा, फिर ऐसे 145 में से लेके 150 आ जाएगा, 150 से 155 आ जाएगा। हमने देखना है कहाँ तक जा रहे हैं ये, तो वहीं तक हमने इनको एक तरह से लिखना है। ये कहाँ तक जा रहे हैं, बिलो 65 तक जा रहे हैं, मीन्स हमने 160 से लेके 165 तक लेके जाना है। तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 155 टू 160, फिर 162 आ जाएगा 165। अभी हमने इनकी देखनी है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जब आप चेक करोगे तो वो कैसे आएगी, वो जो उन्होंने हमें CF दे रखी है,
तो पहले वाली CF तो एज इट इज़ ही आ जाएगी 4, बाद में हमने माइनस करते रहना है। पहला 4 आ जाएगा, फिर 11 में से 4 माइनस जब आप करोगे तो वो आ जाएगा 7। पहला 4 आ गया, फिर हमारा 7 आ गया। 11 के बाद हमारे पास क्या अवेलेबल था, 29 था। 29 में से 11 माइनस करोगे तो मीन्स 18 आ जाएगा। फिर हमारे पास 40 था, 40 में से 29 माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा। फिर हमारे पास 40 के बाद क्या था, 40 के बाद हमारे पास है 46, मीन्स इनका डिफरेंस 6 हो गया और इनका डिफरेंस हो गया 5, मीन्स अगले वाली हमारी जो फ्रीक्वेंसीज है वो 6 एंड 5 आ जाएंगी। तो मॉडल क्लास कौन सी होती है, जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, वो क्या है, 18 है। तो ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। मॉडल क्लास हमारी कौन सी हो गई, जो मॉडल क्लास है वो हमारे पास कौन सी हो गई, वो हो गई 145 टू 150। तो इसी की हमने अपर लिमिट देखनी है। अगर इसकी आप अपर लिमिट देखोगे, ध्यान से चेक करोगे अपर लिमिट इसकी, तो वो है 150। तो मीन्स हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, जो कि इसमें कौन सी ऑप्शन है, 150। इसमें से ऑप्शन उन्होंने दे रखी है डी वाली, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं लिखी हुई, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 150 है। डी 150 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। और अभी हम देखेंगे जो लास्ट वाले इसके 2 क्वेश्चन हैं असर्शन रीजनिंग के। असर्शन रीजनिंग में उन्होंने जो स्टेटमेंट है, मीन्स असर्शन जो है वो उन्होंने क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप, मीन्स ये वाला टॉप, ये जो हमें डायग्राम गिवन है, इज द सम ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कहते कि इस ये वाला जो टॉप है उसका अगर हमने एरिया निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, तो वो कैसे पता लगेगा, हेमिस्फीयर और कोन के दोनों के कर्व्ड सरफेस एरियाज को ऐड करके। वो बिल्कुल सही है, मीन्स करेक्ट है। तो हमारा जो असर्शन है वो हो गया ट्रू। और जो रीजन उन्होंने क्या बोला, टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द प्लेन सरफेसेस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कोन। वो प्लेन सरफेस क्या है ना, जैसे ये वाला उसका प्लेन सरफेस है, किसका, कोन का। कोन का कौन सा प्लेन सरफेस है, ये वाला सर्कुलर। और हेमिस्फीयर का भी ऐसे ही बनेगा, ये ऐसे एक सर्कल ही बनेगा, मतलब ये वाला फेस और ये वाला फेस, इन दोनों को कहते जोड़ के बनाया गया है। ऑब्वियसली बिल्कुल सही बना बोला है उन्होंने कि इसी को जोड़ के ही ये इसका टॉप है जो वो बना है। मीन्स ये वाले फेस को ये वाले फेस से, कोन के सर्कुलर फेस को और हेमिस्फीयर के सर्कुलर फेस को एक दूसरे से जोड़ दिया गया, मीन्स उसको उसके ऊपर प्लेस कर दिया गया उल्टा करके, तब जाके वो क्या बन गया, ये टॉप वाला बन गया। तो मीन्स रीजन भी करेक्ट है और ये उसी का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इट मीन्स इसका हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, ए वाला ही आंसर इसका बन जाएगा हमारा, कि वो दोनों हमारे असर्शन एंड रीजन जो हैं वो ट्रू हैं, और जो आर है मीन्स रीजन जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मीन्स ए हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। और बाद में जो 20th क्वेश्चन है उसमें क्या बोला उन्होंने, स्टेटमेंट क्या है कि पहले तो उन्होंने बोला कि ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। तो -5/2 में से -5 को माइनस करना है। तो ये -5/2 माइनस माइनस +5 हो गया, एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, -5 + 10 मीन्स आ गया 5/2। और आगे हमने फिर थर्ड में से सेकंड माइनस करना है, मतलब 0 में से माइनस का 5/2 माइनस करोगे तो 0 माइनस माइनस +5/2 मीन्स 5/2 ही आ रहा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन भी रही है और उसका जो डिफरेंस है वो 5/2 बन रहा है। 5/2 क्योंकि डिफरेंस आ रहा है तो सभी में, अगले वाले में भी 5/2 में से 0 निकालोगे तो 5/2 ही आएगा। तो इट मीन्स ये एपी बन रही है, तो असर्शन हमारी ट्रू हो गई। और रीजन उन्होंने क्या बोला, टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैनॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। कहते कि अगर जो एक कोई भी एपी है उसमें दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म्स नहीं हो सकती, तो वो तो देखो सीधा सीधा ही फॉल्स हो गया। इसी में ही हमारे पास एग्जांपल सामने ही पड़ी है
कुछ टर्म्स उसकी नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई, ये जीरो हो गई, तो सभी टाइप की उसमें टर्म्स आ गई, तो इट मीन्स इसका जो रीजन है वो फॉल्स हो गया। तो हमने क्या करना है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये वाली ऑप्शन उसमें देखनी है। वो वाली इसमें कौन सी है, सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने MCQ सारे के सारे कर लिए हैं। पहली वीडियो में मैंने फर्स्ट से लेके 10 तक, और इस वीडियो में मैंने 11 से लेके 20 तक सारे जो MCQ हैं वो आपको करवा दिए हैं। और इसके बाद फिर हम इसका B पार्ट, C पार्ट, ऐसे ये हमारा सेक्शन A जो है वो सारा कंप्लीट हो गया है MCQ वाला। अभी अगली वीडियो में हम सेक्शन B और फिर C D ऐसे करके बाकी के जो सेक्शंस है वो भी 2-3 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। और बाद में हम फिर इनको जोड़ के एक इकट्ठी वीडियो भी डाल देंगे, और इनकी हम क्या करेंगे ना, एक प्लेलिस्ट बना देंगे। आप ये एक एक करके भी देख सकते हो, अगर आप इकट्ठी देखना चाहो तो इकट्ठी भी देख सकते हो। तो अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू आवर चैनल।